हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद पूनम। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम हमारी पिछली क्लास में क्या पढ़ रहे थे, कंप्यूटर हार्डवेयर। हमने हमारी पिछली क्लास में कंप्यूटर हार्डवेयर में कीबोर्ड को कंप्लीट कर लिया था। हमने इसकी सभी कीज़ पढ़ ली थी। हम क्या पढ़ रहे थे, इनपुट डिवाइसेस पढ़ रहे थे कंप्यूटर हार्डवेयर में। और जो इनपुट डिवाइसेस हैं उसमें हमने कीबोर्ड को कल वाली क्लास में कंप्लीट कर लिया था। आज वाली क्लास में करेंगे हम माउस को कंप्लीट। हम देखेंगे कि माउस का क्या कॉन्सेप्ट है, माउस कब उसमें आया, यूज़ में आया था हमारा माउस, कौन कौन से इसमें ईयर याद रखने के लिए हैं। और माउस के बाद आता है हमारा BCR, बार कोड रिकॉग्नाइज़र। तो हम इन दोनों को पढ़ेंगे, या फिर इसको क्या बोलते हैं, बार कोड रीडर। इन दोनों को आज वाले सेशन में आज हम कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो का कंटेंट हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। तो आज का सेशन स्टार्ट कर दें हम माउस से। देखो, सबसे पहले करेंगे माउस। देखो, हमने ये क्वेश्चन तो पिछली क्लास में देख लिया था। अगर हमसे पूछा जाए कि कॉमन, जो मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस होता है वो क्या होता है, जो मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस है वो कौन सा होता है, कीबोर्ड होता है या फिर माउस होता है। ये तो हमने पिछली क्लास में देख लिया था कि कौन सा होता है। तो अब देखो, क्योंकि कीबोर्ड होता है हमारा मोस्ट कॉमन, और क्यों होता है, हम अगर हमारे पास माउस नहीं है ना तो भी हम कीबोर्ड से काम कर सकते हैं, इसलिए हमारा क्या होता है, कीबोर्ड मोस्ट कॉमन होता है। अब देखो, जो हमारा माउस है इसका कॉन्सेप्ट कब आया, कौन से ईयर में माउस का कॉन्सेप्ट आया। तो माउस का कॉन्सेप्ट आया था 1968 में। कब आया माउस का कॉन्सेप्ट, 1968 में। और जबकि हमारा जो कीबोर्ड है उसका कॉन्सेप्ट कब आ गया था, उसका कॉन्सेप्ट आ गया था 1874 में। कब आया, 1874 में। और माउस का कब आया, 1968 में। तो माउस का 1968 में आया। 1968 में क्या हुआ, 1968 में एक व्यक्ति थे जिसका नाम क्या था, डगलस एंग्लेबर्ट। क्या नाम था जिनका, डगलस एंग्लेबर्ट। इन्होंने क्या किया, इन्होंने माउस का स्ट्रक्चर तैयार किया। डगलस एंग्लेबर्ट ने क्या किया, माउस का स्ट्रक्चर तैयार किया। जो इन्होंने माउस का स्ट्रक्चर तैयार किया था वो क्या था, वो था हमारे पास वुडन माउस। क्या था वो हमारे पास, वो था वुडन माउस। अब देखो, इसमें क्या होता था, इसमें आजकल हम देखते हैं जो हमारा माउस होता है उसके नीचे देखेंगे हम रेड लाइट सी, उसमें लाइट जलती रहती है, रेड लाइट होती है उसमें। पहले क्या होता था, ये लाइट का कॉन्सेप्ट नहीं होता था। तो वहाँ पे हम उसको मोशन को डिटेक्ट कैसे करते थे, तो उसके नीचे एक, जहाँ पे जैसे अब हमारे पास क्या होती है, जो वहाँ पे रेड रेड लाइट शो होती है हमें, वहाँ क्या होती थी, एक बॉल होती थी, ब्रोंज की बॉल लगी होती थी। जो वो बॉल थी ना, वो सरफेस पे मूवमेंट करती थी। वो जैसे हम यहाँ से ऐसे माउस को हिलाएंगे तो वो क्या करती थी, बॉल सरफेस के ऊपर मोशन करती थी, मूवमेंट करती थी। तो वो जो सरफेस के मूवमेंट से ही ना मोशन की डिटेक्शन होती थी। तो जो इन्होंने, जो डगलस एंग्लेबर्ट ने जो बनाया था 1968 में, जो माउस का कंसेप्ट तैयार किया था, तो उसमें क्या होता था, उसमें सरफेस मूवमेंट टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया था। क्या किया गया, सरफेस मूवमेंट टेक्नोलॉजी का यूज। सरफेस मूवमेंट को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि मोशन को डिटेक्ट करना, मतलब किसकी हेल्प से, मोशन को डिटेक्ट करना, किसकी हेल्प से, सरफेस पर बॉल की हेल्प से। तो ये हमारा क्या हो गया, 1968 वाला हमारा माउस। अब देखो, माउस को ना एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है। माउस को दूसरा नाम क्या दिया जाता है, माउस को बोला जाता है पॉइंटिंग डिवाइस। माउस को क्या बोलते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस।
एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आया हुआ था कि यही पूछा गया था कि पॉइंटिंग डिवाइस किसको बोलते हैं, तो पॉइंटिंग डिवाइस किसको बोलते हैं, माउस को बोलते हैं पॉइंटिंग डिवाइस। अब देखो माउस में आपने देखा होगा, माउस में क्या होता है, लेफ़्ट क्लिक होता है, राइट क्लिक होता है, और फिर उनके बीच में, दोनों लेफ़्ट क्लिक के और राइट क्लिक के बीच में एक व्हील लगा होता है। देखो जैसे ये हमारा माउस, यहाँ पे ये, यहाँ पे क्या होगा, व्हील लगा होगा, ये हमारी इसकी वायर है। ये क्या है हमारा, ये है हमारा लेफ़्ट क्लिक, और ये है हमारा राइट क्लिक, और जो यहाँ पे ये एक व्हील लगा होता है। अब देखो इनके क्या क्या काम होते हैं। तो देखो सबसे पहले हम देखेंगे लेफ़्ट क्लिक को। लेफ़्ट क्लिक क्या करता है, किसी भी, कोई भी जैसे फाइल है, कोई भी डॉक्यूमेंट है, उसको ना सिलेक्ट करने के लिए या फिर पॉइंट करने के लिए यूज़ किया जाता है लेफ़्ट क्लिक। उसको सिलेक्ट करने के लिए या फिर उसको पॉइंट आउट करने के लिए हमें क्या यूज़ करना होता है, लेफ़्ट क्लिक। अब देखो हमने कई बार हमारे जो पीसी होता है, हमारा जो कंप्यूटर होता है, हमने उसमें ये देखा होगा कि कई फाइल तो ऐसी होती हैं जो सिंगल क्लिक से खुल जाती हैं, और कहीं पे ऐसा होता है कि कोई भी जो भी फाइल है, कोई भी एप्लीकेशन है, वो कैसे खुलती है, वो डबल क्लिक से खुलती है। तो हम इसको कहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं कि वो सिंगल क्लिक से खुलेगी या वो डबल क्लिक से खुलेगी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसमें दो तरह के होते हैं ना। देखो एक तो होता है, एक तो वो होती हैं जो सिंगल क्लिक से रन कर जाती हैं कमांड्स हमारी, और कुछ कमांड्स हमारी कैसे, कहाँ से आपने देखे होगा कि हम जब तक डबल क्लिक ना कर लें हमारी फाइल ही नहीं खुल के देती। तो ये हमारे ही कंट्रोल में होता है कि हम कैसे कर रहे हैं, हम अपने जो भी सिंगल क्लिक से फाइल खुलेगी या डबल क्लिक से खुलेगी, ये हम अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल पैनल में जाके। कहाँ से करेंगे, कंट्रोल पैनल से। यहाँ पे ना कंट्रोल पैनल में क्या होता है, यहाँ पे होती है माउस की सेटिंग, और वहाँ पे माउस की सेटिंग में जाके हम बता सकते हैं उसको कि हमें कोई भी फ़ाइल खोलनी है तो वो हमें सिंगल क्लिक से खोलनी है या फिर डबल क्लिक से खोलनी है। तो ये थी हमारी यहाँ की लेफ़्ट क्लिक। फिर इसके बाद आती है हमारी ये वाली राइट क्लिक। क्या है हमारा, राइट क्लिक। अब देखो राइट क्लिक क्या होता है, जैसे ये है हमारी डेस्कटॉप की स्क्रीन, डेस्कटॉप शो हो रहा है, हम कहीं भी ना कोई आइकन बना हुआ, ना कोई फ़ाइल खोली हुई, हम कहीं भी यहाँ पे मान लो, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, राइट क्लिक कर दिया। राइट क्लिक करने के बाद देखो हमें क्या आता है, हमारे पास एक वो मेन्यू सा खुल के आता है जिससे हम ज़्यादातर क्या करते हैं, रिफ़्रेश करते हैं। वहाँ से रिफ़्रेश करते हैं ना, वहाँ से राइट क्लिक करने के बाद जो मेन्यू खुल के आता है उसमें रिफ़्रेश का ऑप्शन होता है, हम वहाँ से रिफ़्रेश करते हैं। उसमें कट का, कॉपी का भी होता है, पेस्ट का भी होता है, प्रॉपर्टीज़ का भी ऑप्शन होता है, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो ये क्या होता है, ये होता है हमारे पास जो यहाँ पे जो मेन्यू खुल के आता है, या फिर ये तो हमने यहाँ किया था कि यहाँ पे कोई फ़ाइल नहीं है, यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन नहीं है। अब जैसे ही मान लो यहाँ पे कोई एप्लीकेशन है या फिर ये कोई 2-3 डॉक्यूमेंट हैं, इन डॉक्यूमेंट के ऊपर ले जाके हम राइट क्लिक कर देते हैं। तो राइट क्लिक होने के बाद जो मेन्यू खुल के आता है वो मेन्यू क्या कहलाता है, जैसे ये वाला भी मेन्यू है हमारा, ये वाला भी मेन्यू है। तो इस तरह जब हम कहीं पर भी, चाहे वो कोई फ़ाइल हो, कोई भी डॉक्यूमेंट हो, या फिर कोई भी हमारी एप्लीकेशन हो, या फिर कहीं पर भी डेस्कटॉप पर अगर हम राइट क्लिक करते हैं तो जो हमारा मेन्यू खुल के आता है, तो उस मेन्यू को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव मेन्यू। क्या बोलते हैं उसको, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव मेन्यू। अगर कहीं पे आपको कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव मेन्यू लिखा हुआ ना दिखाई दे तो वहाँ पे ऐसे भी मिल सकता है कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, अगर कहीं पे सेंसिटिव लिखा हुआ आपको ना दिखाई दे तो राइट क्लिक से क्या होता है, हमारा कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव मेन्यू ओपन होता है राइट क्लिक से। अब देखो जो ये हमारा व्हील है, ये किस लिए यूज़ होता है, ये यूज़ होता है हमारा किस लिए, अगर हमें, जैसे हमारी ये फ़ाइल है, इसमें हमें क्या करनी है, स्क्रॉलिंग करनी है। क्या करनी है, स्क्रॉलिंग।
और स्क्रॉलिंग भी कौन सी, देखो एक तो होती है हमारी यहाँ की स्क्रॉलिंग और एक होती है हमारी यहाँ की स्क्रॉलिंग। ये क्या होती है हमारी, ये तो हमारा होता है हॉरिजॉन्टल और ये क्या होता है हमारा वर्टिकल। तो जो हमारा व्हील होता है वो कौन सी स्क्रॉलिंग करता है हमारी, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग नहीं करता व्हील, व्हील करता है हमारी वर्टिकल स्क्रॉलिंग। वर्टिकल स्क्रॉलिंग फंक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, किसके लिए यूज़ किया जाता है, वर्टिकल स्क्रॉलिंग फंक्शन के लिए। अब देखो आपने एक चीज़ और देखी होगी कि माउस से ना कोई भी चीज़ ड्रैग एंड ड्रॉप करना, ड्रैग एंड ड्रॉप करना। अब ये ड्रैग एंड ड्रॉप क्या होता है, ड्रैग एंड ड्रॉप, ये ड्रैग एंड ड्रॉप क्या होता है, देखो जैसे ये हमारी डेस्कटॉप की स्क्रीन है, इस पे यहाँ पे कोई भी फाइल रखी हुई है। अब इस फाइल को यहाँ पे क्या किया, क्लिक किया, कौन सा, लेफ़्ट क्लिक कर लिया हमने। लेफ़्ट क्लिक करके हमने क्लिक उठाया नहीं, जो हमारा लेफ़्ट क्लिक वाला बटन होता है उसको प्रेस किए रखा, उसको फिर हम इस वाली फ़ाइल को यहाँ ले आए। ये साथ के साथ जब हम माउस को यहाँ से मोशन करेंगे, यहाँ लेके आएंगे तो ये हमारा यहाँ आ गया। अब हमने यहाँ वो जो हमने लेफ़्ट क्लिक दबाया हुआ था वो हमने छोड़ दिया। अब हमारी कहाँ आ गई ये फ़ाइल यहाँ से उठ के यहाँ आ गई। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। मतलब यहाँ से उठा के यहाँ लेके आए, क्या किया हमने, ड्रैग किया और फिर इसको यहाँ पे छोड़ दिया, मतलब हमने इसको क्या किया, ड्रॉप किया। क्या बोलते हैं इसको, ड्रैग एंड ड्रॉप। तो एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ था कि जो ड्रैग एंड ड्रॉप होता है ना वो क्या होता है। देखो ऑप्शन क्या था, क्वेश्चन ड्रैग एंड ड्रॉप नीचे दिया गया था कि उसमें से क्या होता है। ऑप्शन में दिए गए थे कॉपी एंड पेस्ट या फिर कट एंड पेस्ट। बताओ जिसको पता है ड्रैग एंड ड्रॉप कॉपी या पेस्ट होता है या फिर कट एंड पेस्ट होता है। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, कट एंड पेस्ट। कट एंड पेस्ट कैसे होता है, देखो जैसे हमने ये फाइल यहाँ से उठाई और इसको यहाँ छोड़ दिया तो ये फाइल यहाँ से तो हट जाएगी, यहाँ आ जाएगी, मतलब ये फाइल यहाँ से क्या होगी, कट होगी और यहाँ पे क्या होगी, फाइल पेस्ट होगी। इसलिए जो हमारा ड्रैग एंड ड्रॉप होता है वो क्या होता है हमारा, वो होता है कट एंड पेस्ट। अब देखो किसी किसी एग्ज़ाम में ना माउस की कैटेगरी भी पूछ ली जाती है, हमें माउस के वे दे दिए जाते हैं, नाम दे दिए जाते हैं और उसमें से फिर पूछा जाता है कि कौन सा माउस था और कौन सा माउस नहीं था। कैटेगरी में पूछ लेते हैं कि जैसे ऑप्टिकल माउस है, मैकेनिकल माउस है, 3D माउस है, उसमें ऐसे ऑप्शंस दे दिए जाएंगे और आपसे पूछ लेंगे कि कौन सा माउस है या फिर पूछ लेंगे कि इन ऑप्शंस में से कौन सा माउस नहीं है। तो उसके लिए हम जो हमारा माउस है उसकी कुछ कैटेगरीज देख लेते हैं जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। माउस कैटेगरी, माउस कैटेगरीज में देखो सबसे पहले नाम आता है हमारे पास मैकेनिकल माउस। देखो जो हमारे पास सबसे पहला माउस बना था जो किसकी हेल्प से चलता था, जो ब्रोंज वाली बॉल होती थी, जो 1968 में जो कॉन्सेप्ट दिया था, वो जो वुडन माउस था वो किसकी हेल्प से चलता था, वो बॉल की हेल्प से चलता था। तो ये क्या करता था, मैकेनिकली वर्क करता था, मतलब जैसे उसकी मोशन होती थी ना बॉल की, उस मोशन के हिसाब से सरफेस पे कितनी मोशन हुई उसको डिटेक्ट करता था। तो ये क्या करता था, मैकेनिकली वर्क करता था। तो ये कौन से माउस थे उस टाइम, जो स्टार्टिंग में माउस आए थे हमारे, तो कौन से माउस आए थे स्टार्टिंग में, मैकेनिकल माउस। फिर उसके बाद नाम आता है हमारे पास ऑप्टिकल माउस। क्या नाम आता है हमारे पास, ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस में क्या होता है, लाइट का यूज़ होता है। देखो आजकल हमने जो
हमारे घरों में है, हमारे पीसी में है। देखो लैपटॉप में तो उसी में होता है। जब हम कंप्यूटर में माउस देखते हैं तो उसमें क्या होता है, नीचे ना एक रेड रेड कलर की लाइट एमिट होती है उसमें से। तो उसी लाइट पे बेस होता है हमारा, उसी लाइट के कॉन्सेप्ट पे बेस होते हैं हमारे ऑप्टिकल माउस। जो हम आजकल यूज़ करते हैं वो कौन से माउस होते हैं, वो होते हैं ऑप्टिकल माउस। देखो ऑप्टिकल माउस की ही कैटेगरी में एक माउस और रखा जाता है, जिसे क्या बोलते हैं हम, कॉर्डलेस माउस। क्या बोलते हैं, कॉर्डलेस, मतलब बिना तार का माउस। इसमें तार नहीं होता। अब देखो जब ये बिना तार का होगा तो हम तो जैसे जो यूज़ करते हैं उसमें वायर कनेक्ट होती है हमारे मॉनिटर में, उसमें जो हमारा कंप्यूटर होता है उसमें तार कनेक्ट होती है। अब ये बिना तार का काम है हमारा, तो ये काम कैसे करेगा, तो ये काम करेगा हमारा शॉर्ट रेंज रेडियो वेव पे। किस पे काम करेगा, हमारा शॉर्ट रेंज रेडियो वेव पे काम करेगा। अब ये शॉर्ट रेंज रेडियो वेव क्या होती हैं, ये सभी हम पढ़ेंगे। जो हमारा इंटरनेट और नेटवर्किंग वाला चैप्टर आएगा, ये हम उसमें पढ़ेंगे कि शॉर्ट रेंज रेडियो वेव्स क्या होती हैं और ये कैसे काम करती है। अभी बस इतना देख लो, जो ये शॉर्ट रेंज रेडियो वेव्स होंगी, मतलब वेव एमिट करेगा हमारा माउस, तो फिर हमारी जो वेव्स होती हैं वो हमारे मॉनिटर तक कैसे पहुँचेंगी, मतलब हमारे कंप्यूटर तक कैसे पहुँचेंगी। तो उसके लिए हमारे कंप्यूटर में क्या लगा होता है, उसके लिए हमारे कंप्यूटर में लगा होता है USB रिसीवर। ये जो USB रिसीवर है, ये जो शॉर्ट रेंज रेडियो वेव्स कौन देगा, हमारा कॉर्डलेस माउस देगा। इनको क्या करेगा, रिसीव करेगा, और रिसीव करके CPU तक पहुंचा देगा। फिर वो अपने अकॉर्डिंग सब कुछ मेंटेन कर लेगा। फिर मैकेनिकल माउस हो गया, ये था हमारा ऑप्टिकल माउस। अब इसके बाद आता है हमारा कौन सा माउस, 3D माउस। 3D माउस। फिर आता है हमारा इनर्शियल एंड गायरोस्कोपिक माउस। कौन सा है, इनर्शियल एंड गायरोस्कोपिक माउस। जो हमारा गायरोस्कोपिक माउस या फिर इनर्शियल एंड क्या है ये, गायरोस्कोपिक माउस, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम एयर माउस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एयर माउस। इसके बाद आती है हमारी नेक्स्ट कैटेगरी, उसमें क्या है, टैक्टाइल माउस। फिर है हमारी नेक्स्ट कैटेगरी, उसमें होता है पक्स, PUCKS, पक्स। फिर एक और नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी गेमिंग माउस। कौन सी है, गेमिंग माउस। इसके बाद आती है हमारी नेक्स्ट कैटेगरी, जो क्या कहलाती है, एर्गोनोमिक माउस। क्या होती है, एर्गोनोमिक माउस। तो ये थी हमारी माउस की कैटेगरी, जिनको एक बार देखना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि एग्ज़ाम में से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको कैटेगरी बता दी जाएगी, फिर पूछ लिया जाएगा कि कौन सी माउस की कैटेगरी है या फिर कौन सी माउस की कैटेगरी नहीं है। तो दोबारा एक बार क्विक रिवीजन ले लो, कौन कौन सी होती हैं, मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस, 3D माउस, इनर्शियल एंड गायरोस्कोपिक माउस, टैक्टाइल माउस, पक्स, गेमिंग माउस एंड एर्गोनोमिक माउस। तो ये था हमारा माउस का कॉन्सेप्ट। उसके बाद आती है हमारी नेक्स्ट इनपुट डिवाइस। इसके बाद क्या आती है हमारी नेक्स्ट इनपुट डिवाइस। हमारी नेक्स्ट इनपुट डिवाइस कौन सी है, हमारी नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है BCR। BCR का मतलब क्या होता है, BCR का मतलब होता है बार कोड रीडर। आपने देखो कहीं पर भी कुछ भी शॉपिंग करने गए होंगे या फिर कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हैं, जैसे दूध का पैकेट ले रहे हैं, उस पर भी क्या आता है, उस पर ऐसे लाइनिंग बनी देखी होगी आपने। ये लाइन कोई तो पतली होती है और कोई क्या होती है, मोटी। सभी एक जैसे स्ट्रेंथ की नहीं होती, कोई पतली होती है, कोई मोटी होती है। तो इनके नीचे कुछ नंबर भी लिखे होते हैं, जैसे 890 करके लिखा होता है, या फिर कैसे लिखा होता है 978 करके लिखा होता है। तो ऐसे इनके नीचे नंबर भी लिखे होते हैं। तो हमें इसके पढ़ने के लिए क्या चाहिए, इसके पढ़ने के लिए क्या चाहिए, बारकोड रीडर चाहिए। बारकोड रीडर के बिना हम इसको नहीं पढ़ सकते।
तो इसमें ना पूरी डिटेल छुपी होती है प्रोडक्ट की। जैसे हम बार कोड रीडर से इसको स्कैन करेंगे, इसको रीड करेगा और हमारे कंप्यूटर पे पूरी इसकी इन्फॉर्मेशन शो कर देगा। अब देखो ये नंबर होते हैं, ये भी तो कुछ इंडिकेट करते होंगे ना, ये भी कुछ रिप्रेजेंट करते होंगे। तो ये रिप्रेजेंट करते हैं हमारे जो कंट्रीज़ होती हैं कि वो प्रोडक्ट किस कंट्री का है। देखो जो 890 होता है ना, 890 ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये इंडिकेट करता है, इंडिकेट किसको करता है, इंडिया को। किसको इंडिकेट करता है, इंडिया को। देखो जैसे हमारे मोबाइल नंबर में क्या लगा होता है, इंडिया वाले मोबाइल नंबर में +91, पाकिस्तान वाले में क्या लगा होता है +92। इसी तरह जो कोई भी प्रोडक्ट अगर किसने बनाया होगा, इंडियन कंपनी ने। अब वो कंपनी चाहे विदेश में हो या इंडिया में हो, इंडियन कंपनी जो भी प्रोडक्ट बनाएगी उस पे नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, 890 से उसकी नंबरिंग स्टार्ट होगी। अब देखो ये 978 क्या होता है, 9788 क्या होता है, ये होता है ISBN। ISBN क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। क्या होती है इसकी फुल फॉर्म, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। ये किस लिए यूज होता है, ये यूज़ होता है बुक्स के लिए। किसके लिए यूज़ होता है, ये बुक्स के लिए यूज़ होता है। अब देखो किताब का चाहे कहीं भी छप रही हो, भारत में, अमेरिका में, रूस में, चाइना में, पाकिस्तान में, अगर बुक कहीं भी छपे, किसी भी कंट्री में छपे, अगर उसको ISBN नंबर देना है तो वो कहाँ से मिलेगा, वो नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, वो नंबर स्टार्ट होगा 978 से। कहाँ से स्टार्ट होगा, 978 से। अब वो बुक चाहे इंडिया की हो, पाकिस्तान की, अमेरिका की, रूस की, चाइना की, नेपाल की, कहीं की भी बुक हो, अगर उसको ISBN नंबर देना है तो वो कहाँ से दिया जाएगा, 978 से स्टार्ट होके दिया जाएगा। अब देखो ये जो BCR होता है ना, इसमें 2 साल इम्पोर्टेंट है, 2 ईयर्स इम्पोर्टेंट है। वो कौन कौन से होते हैं, वे हैं हमारे पास, कौन कौन से ईयर हैं। एक ईयर है हमारे पास 1951। कौन सा है, 1951। इसमें क्या हुआ था, इसमें 2 व्यक्ति थे जिनका नाम क्या था, जिसका नाम था नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड, और दूसरे कौन थे, दूसरे थे बार्नोल्ड सिल्वर। कौन कौन व्यक्ति थे, नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड एंड बार्नोल्ड सिल्वर। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बार कोड को क्या करवा लिया, पेटेंट करवा लिया। इन्होंने बार कोड बनाया और उसको क्या करवा लिया, पेटेंट करवा लिया। पेटेंट क्या करवा लिया, मतलब पेटेंट का मतलब उस पर अधिकार बनवा लिया। कैसे कि सिर्फ बार कोड को, जो ये बार कोड होता है हमारा, बार कोड को सिर्फ यही यूज़ करेंगे, इनके अलावा कोई भी यूज़ नहीं करेगा बार कोड को। इन्होंने ये पेटेंट करवा लिया। फिर ऐसे ही चलता रहा, यही यूज़ करते थे, उसके अलावा कोई यूज़ ही नहीं करता था। फिर एक ईयर आया 1974। कौन सा आया, 1974। इसमें क्या हुआ, एक कंपनी थी GS1 के नाम से। कौन सी कंपनी थी, GS1 के नाम से, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, ग्लोबल स्टैंडर्ड 1। क्या है, जिसकी फुल फॉर्म ग्लोबल स्टैंडर्ड 1। ये कंपनी कहाँ है, ये कंपनी है बेल्जियम में। कहाँ है ये कंपनी, बेल्जियम में। तो जो GS1 कंपनी थी, इसने क्या किया, इसने जो हमारा बार कोड होता है उसको क्या कर दिया, ग्लोबलाइज कर दिया, पूरे विश्व में दे दिया उसको। क्या कर दिया इसने, पूरी दुनिया को बार कोड प्रोवाइड कर दिया। अब बार कोड को कोई भी यूज़ कर सकता था। और जो हमारा बार कोड होता है, हमारा जो बार कोड होता है उसको ना डिटेक्ट करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, किस चीज़ की ज़रूरत होती है, बार कोड रीडर की ज़रूरत होती है। लेकिन बार कोड रीडर में भी ऐसा क्या है जो उसको डिटेक्ट कर लेता है। तो जो हमारा क्या है, हमारा बार कोड है, क्या हो गया, बार कोड को डिटेक्ट करने के लिए
किसकी हेल्प चाहिए हमें? लेज़र का यूज़ होता है इसमें। बार कोड को डिटेक्ट करने के लिए किसका यूज़ होता है? लेज़र का यूज़ होता है। अब देखो, आपको इस लेज़र की फुल फॉर्म पता है क्या होती है? लेज़र की फुल फॉर्म होती है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय stimulated emission of रेडिएशंस। क्या होती है लेज़र की फुल फॉर्म? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशंस। अब देखो, बार कोड कहीं कहीं पे तो आपने देखा होगा बार कोड आता है, और कहीं कहीं पे देखा होगा आपने QR कोड आता है। क्या आता है? QR कोड। क्या ये वही QR कोड होता है जैसे हम जो पेमेंट करने के लिए यूज़ करते हैं, हमारा गूगल पे है, फ़ोन पे है या फिर पेटीएम है, ये हमारे QR कोड होते हैं? हाँ, ये वही QR कोड होता है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है QR कोड की? इसकी फुल फॉर्म होती है क्विक रिस्पॉन्स कोड। क्या होती है इसकी फुल फॉर्म? क्विक रिस्पॉन्स कोड। अब देखो, ये कब से स्टार्ट हुआ और कैसे स्टार्ट हुआ? ये देखो, इसके लिए आता है 1994। कब से स्टार्ट हुआ ये? 1994। कहाँ से स्टार्ट हुआ? ये स्टार्ट हुआ था जापान से। कहाँ से? जापान से। जापान की एक कंपनी थी डेंसोवेव के नाम से। क्या कंपनी थी जापान की? कौन सी थी? डेंसोवेव। इस कंपनी के लिए जापान ने क्या किया था? ये कंपनी किस चीज़ की थी? ये कंपनी थी हमारे जापान की ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री। ये ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री, इन्होंने क्या किया था? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? जहाँ पे गाड़ियों के, बाइक्स के, जहाँ पर भी ऑटोमोबाइल्स के पार्ट्स बनाए जाते हैं वो होती है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। तो जो डेंसोवेव कंपनी थी उसने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए किसका यूज़ करना स्टार्ट किया? QR कोड का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। यहीं से हमारी QR कोड की मतलब प्रोसेस स्टार्ट हुई, और आज के टाइम में QR कोड पूरा वर्ल्ड में फैल चुका है। आजकल बार कोड का यहाँ कितना यूज़ हो रहा है? बहुत ही कम यूज़ होता है, मैक्सिमम QR कोड यूज़ हो रहा है। अब देखो, जो हमारा बार कोड यूज़ होता है, बार कोड को स्कैन करने के लिए हमें बार कोड रीडर चाहिए होता है, लेकिन QR कोड में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। QR कोड को हम हमारे फ़ोन का कैमरा खोल के सीधा उससे स्कैन कर सकते हैं। बार कोड रीडर जैसे उसमें चाहिए, उसके लिए अलग से तो हमें कुछ नहीं ख़रीदना पड़ता है ना। ऐसे ही हमारे फ़ोन के कैमरा से हम QR कोड को स्कैन कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, बार कोड को कैमरे से स्कैन नहीं कर सकते, उसके लिए तो स्पेशल डिवाइस चाहिए। तो इसीलिए जो हमारा QR कोड है वो कुछ सालों में बार कोड की जगह प्रॉपरली भी ले सकता है। अब देखो, एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आता है, जैसे BCR है। देखो, ये जो R होता है, अगर कहीं पर भी किसी भी फुल फॉर्म में आपसे फुल फॉर्म पूछी जाए और उस फुल फॉर्म के लास्ट में क्या आता हो? R आता हो, तो इसके दो मीनिंग निकलते हैं। या तो रीडर भी हो सकता है R, और R का मतलब रिकॉग्नाइजेशन भी हो सकता है। क्या हो सकता है इसका मतलब? रीडर भी हो सकता है, और इसका मतलब क्या हो सकता है? रिकॉग्नाइजेशन भी हो सकता है। अब देखो, जैसे ये दे दिया जाएगा आपसे, BCR की फुल फॉर्म पूछ ली जाएगी। आपको पता है BCR की फुल फॉर्म क्या होती है? बार कोड रीडर। लेकिन कहीं कहीं पे क्या दे दिया, जैसे स्टेट के एग्ज़ाम होते हैं, स्टेट वाले क्या करते हैं, अपनी मन मर्जी का उसमें दे देंगे, फिर बोलेंगे नहीं यही सही था, फिर उसको ठीक भी नहीं करके देंगे, तो हमारा तो हम वहाँ पे नंबर चला जाएगा ना एक। तो कहीं कहीं पर स्टेट के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें क्या देखने के लिए मिलता है? वहाँ पे देखने के लिए मिलता है बार कोड रिकॉग्नाइजेशन। तो अगर कहीं पे देखो, इसकी प्रॉपर अगर हम फुल फॉर्म देखें तो वो क्या होती है? वो होती है बार कोड रीडर। लेकिन अगर कहीं पर बार कोड रीडर ना दी गई हो और हमें क्वेश्चन भी करना है, क्वेश्चन टैकल करना है, तो क्या करेंगे हम? अगर वहाँ पे बार कोड रिकॉग्नाइजेशन दिया हुआ है तो हम इसको टिक कर देंगे। तो
जहाँ पर भी लास्ट में किसी भी फुल फॉर्म में आर पूछा गया है ना, तो वहाँ पे ध्यान रखना है, अगर वहाँ पे रीडर भी हो सकता है और रिकॉग्नाइजेशन भी हो सकता है। वो अपने विवेक से काम लेना है एग्ज़ाम में कि क्या पूछा गया है और हमें क्या ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये था हमारा BCR और माउस। अब जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम आगे के जो हमारे इनपुट डिवाइसेज हैं, जैसे OCR है, OMR है, MICR है, टेप रीडर है, कार्ड रीडर है, ऐसी बहुत सारी डिवाइसेज हैं, उसको हम हमारे नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।